शहर के इंडस्ट्रियल एरिया के किनारे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी थी। ऊंचा लोहे का गेट था जिसमें जुंग की मोटी परत जम चुकी थी। आज वो गेट बैंड था। अंदर गहरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो शोर के बाद आए तो दिल पर बोझ बन जाती है। ये फैक्ट्री कभी कई घरों की उम्मीद थी, लेकिन आज जैसे इसकी सांसें रुक सी गई थी। फैक्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी मशीन खड़ी थी। उसका हर पहिया, हर लोहे का बाजू और हर तार जैसे थक चुका था। इसी मशीन के चलने से मजदूरों के घरों के चूल्हे जलते थे। लेकिन आज वो मशीन बिल्कुल चुप थी और इस खामोशी के अंदर एक अनजाना सा दर्द छुपा हुआ था। गेट के बाहर मजदूर जमा थे। कोई जमीन को देख रहा था, कोई आसमान की तरफ। सब जानते थे कि अगर आज भी मशीन नहीं चली तो कल उनके बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाएगी। उनकी बातों में शोर नहीं था, सिर्फ दबी हुई सांसें और थाकी हुई आंखें थी। इसी भीड़ के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसका नाम अमान था। उम्र लगभग 11 साल। कद छोटा था, लेकिन आंखों में अजीब सा ठहराव था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बस गेटे के पार झांक कर मशीन की खामोशी को महसूस कर रहा था। अमन रोज यहां आता था। कोई यूं पहचानता नहीं था, लेकिन वो सबको ध्यान से देखता था। उसने इंजीनियर्स को मशीन खोलते देखा था, बोल्ट निकालते, तार बदलते और फिर थके हुए चेहरे लेकर वापस जाते देखा था। उसके दिमाग में सवाल नहीं, बस तस्वीरें बनती रहती थी। आज अचानक अमन ने एक कदम आगे बढ़ा। उसने गहरी सांस ली और साफ आवाज में बोला, मैं इस मशीन को ठीक कर सकता हूं। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन खामोश माहौल में सीधा कान से दिल तक पहुंच गई। कुछ पल के लिए सब लोग चुप हो गए, फिर धीरे धीरे हंसी फैल गई। कुछ मजदूर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, कुछ ने नजर झुका ली। किसी ने मन ही मन कहा, यह बच्चा अजीब है। किसी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, लगता है आज नया तमाशा देखने को मिलेगा। इसी दौरान शहर से आए इंजीनियर्स आपस में मुस्कुराने लगे। उनके चेहरों पर वो मुस्कान थी जो जुबान से नहीं, आंखों से बोलती है। एक ने दूसरे के कान में कहा, इतनी बड़ी मशीन और ये बच्चा। दोनों ने अपनी हंसी छुपा ली। तभी गेट के अंदर से सेठ मल्होत्रा आगे आए, महंगे कपड़ों में, सीना तनकर। उन्होंने अमान को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे यूं तोल रहे हों। फिर सख्त आवाज में बोले, तुम इस मशीन को ठीक करोगे? सेठ ने आगे बढ़कर कहा, शहर के बड़े बड़े इंजीनियर्स यहां महीनों से लगे हैं, उनसे कुछ नहीं हो सका और तुम कर लोगे। उसकी आवाज में भरोसा नहीं था, सिर्फ ताना था। आसपास खड़े लोग चुप थे, लेकिन मन ही मन हंस रहे थे। अमन ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में रोज के देखे हुए मंजर घूमने लगे। मशीन के नीचे दबी हुई एक तार और वो हल्की सी जलने जैसी स्मेल, जिसे शायद किसी ने महसूस नहीं किया था। अमन ने शांत आवाज में कहा, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। अगर मैं नाकाम हुआ तो मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। उसकी आवाज में जिद नहीं थी, सिर्फ भरोसा था। यह भरोसा कुछ पल के लिए सबको चुप कर गया। सेठ मल्होत्रा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मौका? यह फैक्ट्री बच्चों का खेल नहीं है। फिर उसने हाथ हिलाकर बात खत्म करनी चाहिए। तभी मजदूरों में से किसी ने धीमी आवाज में कहा, सेठ जी, अब बचा ही क्या है? कुछ पल गुजरे। सेठ ने गहरी सांस ली। उसके अंदर घमंड और मजबूरी आपस में टकरा रहे थे। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। इंजीनियर्स एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुराए। अमन धीरे धीरे मशीन की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उस पर कई नजरें टिकी हुई थी, कुछ ताने से, कुछ हैरानी से। लेकिन अमन किसी को नहीं देख रहा था। उसकी आंखें सिर्फ मशीन पर थी, जैसे वो पहले ही उससे बात कर चुका हो। अमन मशीन के बिल्कुल पास आकर रुक गया। हाथ बढ़ाने से पहले उसने आंखें बंद कर ली, जैसे दिमाग में मशीन का पूरा नक्शा बना रहा हो। बाहर हल्की आवाजें थी, लेकिन उसके लिए सब बंद हो चुकी थी। अब उसके सामने सिर्फ लोहा, तारें और गहरी खामोशी थी। इंजीनियर्स पीछे खड़े ये सब देख रहे थे। एक ने मन ही मन सोचा, बच्चा है, थक जाएगा और खुद ही हट जाएगा। दूसरा हल्की मुस्कान के साथ बोला, चलो देखते हैं ये तमाशा कब खत्म होता है। अमान ने मशीन के ऊपर लगे पहियों को ध्यान से देखा। उसने हाथ से एक पहिया धीरे से हिलाया, फिर कान पास लाकर आवाज सुनी। यूं वो आवाज नहीं मिली जो सही मशीन में होती है। उसके माथे पर हल्की सी लकीर उभर आई। उसने बेल्ट को देखा, उंगलियों से दबाया, फिर छोड़ दिया। बेल्ट मजबूत थी। मोटर के पास जाकर रुक गया, फिर तुरंत पीछे हट गया। उसने मन ही मन कहा,
मसला यहां नहीं है। ये बात उसने सिर्फ सोची, बोली नहीं। सेथ मल्होत्रा थोड़ा दूर खड़ा सब देख रहा था। चेहरे पर ताना था, लेकिन दिल के अंदर बेचैनी। कभी इंजीनियर्स की तरफ देखता, कभी अमान की तरफ। यूं लग रहा था ये सब वक्त बर्बाद है, लेकिन अब पीछे हटना भी मुश्किल हो चुका था। अमन अचानक झुक गया। जमीन पर बैठकर उसने मशीन के नीचे झांका। अंदर अंधेरा था, तेल की बू थी और मिट्टी जमी हुई थी। कुछ मजदूरों ने नजर हटा ली। एक इंजीनियर ने मन ही मन सोचा, अब ये गंदा होकर ही निकलेगा। अमन ने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडे लोहे से टकराई। उसने एक एक तार को छूकर महसूस किया। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था, जैसे तारें उसे धीरे धीरे अपनी कहानी सुना रही हों। एक मोटी तार पर उसका हाथ रुक गया। ऊपर से वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। अमन ने उसे धीरे से हिलाया। तार से हल्की सी आवाज आई, जैसे अंदर कुछ टूटा हुआ हो। अमन की सांसें थोड़ी तेज हो गई। इंजीनियर्स आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। कुछ मिला क्या? नहीं, बस वक्त गुजार रहा है। उनकी हंसी अब भी थी, लेकिन पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। अमन ने जेब से छोटा सा कपड़ा निकाला और तार को साफ किया। अब अंदर की जाली हुई परत साफ दिखने लगी। उसने सिर उठाकर कहा, यही मसला है। आवाज शांत थी, लेकिन बिल्कुल पक्की। सेथ ने तेज आवाज में पूछा, क्या बस यही दिक्कत है? अमन ने हाँ में सिर हिलाया। जी हां, बाहर से सही लगती है, लेकिन अंदर से जल चुकी है। इसी वजह से बिजली पूरी नहीं पहुंच रही। एक इंजीनियर आगे बढ़ा। उसने तार को ध्यान से देखा। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने दूसरों को बुला लिया। अब सब चुप थे। दिल की हंसी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मशीन को थोड़ा ऊपर उठाया गया। तार निकाली गई। सबने अपनी आंखों से देखा कि अंदर से वो पूरी तरह जल चुकी थी। कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो खुद जवाब बन जाती है। नई तार लाई गई, बहुत संभाल कर जोड़ी गई। अमन एक तरफ खड़ा सब कुछ देख रहा था। अब कोई उस पर हंस नहीं रहा था। सबकी नजर उस पर थी, जैसे फैसला अब उसी के हाथ में हो। सेथ मल्होत्रा ने धीमी आवाज में कहा, स्विच दबाओ। किसी ने तुरंत हाथ आगे नहीं बढ़ाया। कुछ पल गुजार गए, फिर स्विच दबाया गया। उस पल सबकी सांसें जैसे रुक सी गई। स्विच दबते ही पहले कुछ भी नहीं हुआ। मशीन बिल्कुल चुप रही। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के दिल में फिर से शंका उठने लगी। सेठ के चेहरे पर घबराहट थी। इंजीनियर्स ने भी सांस रोक ली। अमन शांत खड़ा था, जैसे यूं पता हो कि जवाब अभी आने वाला है। अचानक मशीन के अंदर से हल्की सी आवाज आई, पहले धीमी, फिर थोड़ी तेज। पहिया धीरे धीरे घूमने लगा। एक मजदूर ने हैरानी से कहा, चल रही है। किसी की आवाज कांप रही थी, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। मशीन ने पूरी रफ्तार नहीं पकड़ी थी, लेकिन जिंदा हो चुकी थी। लोहे के हिस्से हिले, बेल्ट घूमी। आवाज बिल्कुल सही थी। अमन ने आंखें बंद करके 2 पल सुनी, फिर धीरे से सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो, हाँ अब ठीक है। मजदूर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ की आंखों में नामी आ गई। उनके लिए यह सिर्फ मशीन नहीं थी, यह रोती इज्जत और जिंदगी थी। किसी ने धीरे से कहा, बच्चा सच में काबिल है। इंजीनियर्स बिल्कुल चुप थे। जो हंसी पहले चेहरों पर थी, वो अब कहीं गायब हो चुकी थी। एक इंजीनियर ने धीरे से कहा, यह मसला हमने नोटिस ही नहीं किया। उसकी आवाज में पहली बार झुकाव था। सेथ मल्होत्रा आगे बढ़ा। उसने मशीन को चलते हुए देखा, फिर अमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी और थोड़ी सी शर्म भी। जो बच्चा उस कुछ देर पहले मजाक लग रहा था, अब उसके सामने मिसाल बन चुका था। सेथ ने गहरी सांस ली और बोला, तुमने ये कैसे समझा? अमन ने सादगी से कहा, रोज देखता था। मशीन बोलती है, बस सुनना पड़ता है। ये बात सुनकर कई लोग चुप हो गए। मशीन अब पूरी तरह चल चुकी थी। फैक्ट्री के अंदर फिर से आवाजें गूंज रही थी, वो आवाजें जो उम्मीद लाती हैं। मजदूरों के चेहरों पर राहत साफ दिख रही थी। आज उनके घर का चूल्हा जलने वाला था। एक इंजीनियर ने आगे बढ़कर अमन से हाथ मिलाया, फिर दूसरा भी आया। अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। सब मान चुके थे कि ये बच्चा सिर्फ किस्मत का नहीं, समझ का भी तेज है। सेथ मल्होत्रा ने अमन के सर पर हाथ रखा। उसकी आवाज पहले से काफी नरम थी। आज तुमने मेरी फैक्ट्री नहीं, कई घरों की उम्मीद चला दी। अमन ने सिर झुका ली। उसके चेहरे पर कोई घमांड नहीं था। मजदूरों ने अमन के लिए जगह बना दी। जो बच्चा सुबह तक भीड़ का हिस्सा था, अब बीच में खड़ा था।
सब उसे इज्जत से देख रहे थे। नजर का रंग बदल चुका था। सेथ ने घोषणा की, ये बच्चा आज से यहीं का है। सब हैरान हो गए। अमन ने ऊपर देखा। उसके लिए ये शब्द नए थे। जिंदगी जैसे धीरे धीरे रुख बदल रही थी। अमन ने धीरे से पूछा, क्या मैं रोज आ सकता हूं? सेथ मुस्कुराया, अब तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। यह जवाब अमन के लिए किसी इनाम से कम नहीं था। इंजीनियर्स ने मशीन के डेटा और रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दी। आज उन्होंने सिर्फ एक फॉल्ट नहीं, एक गलती भी मानी थी। गलती ये कि कभी कभी जवाब उम्र से नहीं, नजर से मिलता है। अमन ने एक बार फिर मशीन को देखा। अब वो खामोश नहीं थी, चल रही थी, सांस ले रही थी। अमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये मुस्कान शुरुआत थी, अंत नहीं। फैक्ट्री का माहौल धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। मशीन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। मजदूर अपने काम पर लौट आए थे, लेकिन आज हर किसी की नजर बार बार अमान पर जा रही थी। जो बच्चा सुबह तक अनजान था, शाम तक सबकी बात बांध चुका था। सेथ मल्होत्रा ने ऑफिस के अंदर अमन को बुलाया। कमरा बड़ा था, लेकिन आज अमन को डरावना नहीं लगा। सेथ ने उस कुर्सी पर बैठने को कहा। अमन चुपचाप बैठ गया। उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंच रहे थे। सेथ ने धीरे से पूछा, तुम पढ़ते हो? अमन ने सिर झुकाकर कहा, पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मौका नहीं मिला। यह जवाब सुनकर सेथ कुछ पल के लिए चुप हो गया। सेथ खिड़की की तरफ गया। बाहर चलती मशीन और काम करते मजदूर दिख रहे थे। उसने गहरी सांस ली, फिर पीछे मुड़कर बोला, तुम्हारी जगह फैक्ट्री में नहीं, स्कूल में होनी चाहिए। अमन ने पहली बार सीधा ऊपर देखा। उसकी आंखों में सवाल भी था और डर भी। स्कूल? सेथ ने हाँ में सिर हिलाया। शहर के अच्छे स्कूल में, सारी जिम्मेदारी मेरी। कमरे में खामोशी छा गई। अमन को अपने पिता का चेहरा याद आया, अपना छोटा सा घर, और वो सपने जो उसने कभी पूरे देखने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी आंखें भर आई। अमन ने धीरे से कहा, मैं मेहनत करूंगा। सेथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तुम पर भरोसा है। यह शब्द अमन के लिए दुनिया के सबसे भारी शब्द थे। बाहर मजदूर इंतजार कर रहे थे। जब अमान ऑफिस से निकला, सबकी नजर उस पर टिक गई। पहले एक ताली बजी, फिर दूसरी, फिर पूरा माहौल तालियों से भर गया। अमान घबरा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लिए लोग इस तरह खड़े होंगे। एक बुजुर्ग मजदूर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में नामी थी। उसने कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ मशीन नहीं चलाई, हमारे घरों का चूल्हा भी जला दिया। अमन कुछ बोल नहीं पाया। उसने सिर झुका लिया। उस पल उसका दिल भारी हो गया। शाम होने लगी थी। फैक्ट्री के अंदर लाइट्स एक एक करके जलने लगी। मशीन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। अमन गेट के पास रुक गया। उसने पीछे मुड़कर फैक्ट्री को देखा। आज ये जगह यूज पहली बार अपनी सी लगी। गेट के बाहर वही शहर था, वही शोर, वही भीड़। लेकिन अमान के अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सोच और उसकी मेहनत की भी कोई कीमत है। उसके कदम आज जमीन पर हल्का पड़ रहे थे। घर की तरफ जाते हुए अमान ने रास्ते में रुककर आसमां की तरफ देखा। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। तारे निकाल आए थे। उसने पहली बार खुद से कहा, शायद मैं भी कुछ बन सकता हूं। घर पहुंचकर अमान ने अपने पिता को सब बताया। बूढ़े पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अमान के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तेरी मां होती तो बहुत खुश होती। अमान ने पहली बार सुकून महसूस किया। उस रात अमन देर तक जागता रहा। कभी स्कूल के बारे में सोचता, कभी फैक्ट्री के बारे में। उसके दिमाग में नए सपने जन्म ले रहे थे। सपने जो डर के नहीं, उम्मीद के साथ आए थे। सुबह होने से पहले अमन ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, आज मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू। अली सुबह शहर की गलियों में हल्की सी रोशनी फैल रही थी। अमन अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। पड़ोसी हैरानी से देखने लगे। गाड़ी से सेथ मल्होत्रा उतरे। अमन कुछ समझ पाता उससे पहले सेथ ने प्यार से कहा, तैयार हो जाओ बेटा, आज तुम्हारे लिए एक नया दिन है। अमन के पिता अंदर से बाहर आए। उन्होंने सेथ को देखकर घबराहट महसूस की। सेथ ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और कहा, आपका बेटा बहुत काबिल है। इसका फ्यूचर सड़कों पर नहीं, किताबों के बीच होना चाहिए। पिता की आंखें भर आई। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। सेथ अमान को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर शहर की तरफ ले गया। बड़ी बड़ी इमारतें, साफ सड़कें और चमकते स्कूल देखकर अमान चुप हो गया। गाड़ी एक मशहूर स्कूल के सामने रुकी। सेथ ने कहा, आज से यही तुम्हारी पहचान होगी। स्कूल के ऑफिस में एडमिशन की बात हुई। फॉर्म भरे गए, फीस जमा हुई।
अमन सब कुछ देख रहा था जैसे कोई सपना हो। सैथ ने अमन के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मेहनत करना, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। अमन ने धीरे से सिर हिला दिया। जाने से पहले सैथ ने जेब से कुछ रकम निकाली और अमन के पिता के हाथ में रख दी। ये आपके लिए है, इलाज और घर के लिए। पीटा कांप गए। उन्होंने कहा, यह बहुत ज्यादा है। सैथ ने मुस्कुराकर कहा, यह एहसान नहीं, हक है। सैथ गाड़ी में बैठकर चला गया। अमान और उसके पिता देर तक खड़े देखते रहे। अमान के ख्वाब आज सिर्फ ख्वाब नहीं रहे थे। यहीं पर कहानी रुक जाती है, क्योंकि जिन लोगों के इरादे सच्चे होते हैं और जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, कुदरत उन्हें उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचती है। यहीं इस कहानी का अंत होता है।